हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की जो सेकंड पार्ट है हमारा। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को एक नोटिस भी सेंड किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि देखिए क्लास 12th के डेरिवेशंस कि जैसे ये डेरिवेशंस यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करने हैं। सॉल्व करने की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होनी है आपकी, ठीक है ना। आई बात समझ में? क्योंकि अगर आप क्लास 12th की अप्रोच से कोई डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे तो 101% है कि आपके मार्क्स तो कटने ही कटने हैं। आई बात समझ में? इसलिए ये मत देखना कि 12th की आपने कोई भी पुरानी नोट्स पकड़ ली और उसको आपने सॉल्व करने लग गए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को करने की अप्रोच डिफरेंट होनी है आप लोगों की। जैसे मान लो मैं आपको कुछ बातें, चलो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। जो चीज़ें मैंने पहली वीडियो में पढ़ाई हैं उसको भी एक बार मैं रिवीजन करूँगा आपका अभी, तो वहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले देखिए आपको एक सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखिए सॉलिड एंगल होता क्या है तरीके से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड एंगल का, आगे भी आपके काम आएगा। देखिए हमारे पास दो तरीके के एंगल होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल को हम जो निकालते हैं वो होता है हमारा दैट इज़ द आर्क अपॉन रेडियस से निकालते हैं हम, ठीक है ना। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। बट यहाँ पर हमें बीएससी में हमको सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ना होता है। देखिए जैसे हम प्लेन एंगल की यूनिट को रेडियन कहते हैं, ठीक है ना। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। आई बात समझ में? जैसे अब सॉलिड एंगल होता क्या है थोड़ा सा समझा भी देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कोई एक सरफेस है, एक छोटा सा सरफेस में कंसिडर कर रहा हूँ, टोटल सरफेस नहीं कर रहा हूँ भाई कंसिडर। स्मॉल के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं और टोटल के लिए इंटीग्रेशन का, ये तो आप लोगों के समझ में आता ही है। तो मैं एक छोटा सा सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ ds। तो अब ये ds इस पॉइंट P पे कितना एंगल बनाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। ds सरफेस इस पॉइंट P पर जितना एंगल बनाएगा उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ds है आपका, जो स्मॉल एरिया है, ds के आपका एक स्मॉल एरिया है, ठीक है ना। ये जो एंगल बना रहा है पॉइंट P पर वो बना रहा है डी पाई। क्या बना रहा है, डी पाई। तो इस डी पाई को ही हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। देखिए सॉलिड एंगल जैसे हमने वहाँ पर क्या लिया था, आर्क अपॉन रेडियस लिया था, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर लेते हैं। ये डिस्टेंस आर होगी ना आपकी, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखो पहला फॉर्मूला आपको तो क्या करना है, डी पाई इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, डी पाई इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर याद करना है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो इस तरीके से पहली बात तो आपको कुछ चीज़ें समझनी है, ठीक है। अच्छा दूसरा इसका जो फॉर्मूला है जो अभी हम यूज करेंगे आगे गॉस थ्योरम में, वो है डी पाई इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं तब ये कंपोनेंट बनता है। ये आया कैसे, कहाँ से आया, ये सब लोग आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं मैथ्स में। लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जो स्मॉल आपका सॉलिड एंगल है, ठीक है ना, अगर आपको एंगल के फॉर्म पे दिया होगा कोई चीज़ जैसे, ठीक है ना, थीटा के लिए डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर करके निकालेंगे आप, ठीक है ना। और अगर आपको थीटा नहीं दिया है तो फिर डी पाई इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर से निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो यानी कि आप तरीके से देखो यानी कि स्मॉल एंगल डी पाई हुआ और टोटल एंगल किसी सरफेस के लिए डी पाई होगा, ठीक है ना। सरफेस को हम यहाँ पे इस तरीके से दिखाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो यानी कि अगर आपको टोटल, आपको क्या निकालना है, टोटल एंगल निकालना है, तो टोटल एंगल पाई हो जाएगा। और वो पाई कैसे आएगा, डी पाई का क्या करके, इंटीग्रेशन करके बस। और डी पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी एस अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है ना। और यहाँ से 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। तो अब इस सरफेस का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। और क्योंकि इस सरफेस आपका स्पेरिकल शेप का है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब हम डी एस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इंटू इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो 4 पाई आ जाएगा। अच्छा 4 पाई कब आएगा, देखो क्या कह रहा है, टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय होल द स्फीयर। तो अगर कहीं पर हमें पूरे स्फीयर के लिए अगर एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा तो फिर पाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 4 पाई। तो ये फॉर्मूले हमको याद करने हैं। देखो पहला फॉर्मूला जो आपका लगने वाला है, डी पाई इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लगने वाला है आपका, ठीक है ना। और दूसरा
एक पूरे स्फीयर के लिए जो फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पर टोटल जो एंगल बनेगा पाई इक्वल टू 4 पाई बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आई बात समझे, ये भी पाई से ही दिखा रहे हैं इसको हम, ठीक है। आई बात समझे, देखो थोड़ा सा मैंने इस पाई को थोड़ा इस तरीके से, जैसे ओम बनाते हैं ना, इस तरीके से मैंने बना रखा है। जैसे ओम का साइन हम बनाते हैं ना, कुछ इस तरीके से है। पाई को थोड़ा सा मोड़ देना तो ये सिंबल बन जाएगा इसका, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो आई होप कि आपको सॉलिड एंगल के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों का एक रिवीजन करा देता हूँ यहाँ पे। देखो बात क्या है, पिछले चैप्टर में हमने कुछ बातें पढ़ी थी, जैसे मैं आपको फ्लक्स के बारे में पढ़ा रहा था, वहाँ पे फ्लक्स के बारे में पढ़ा रहा था। तो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमको स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो डी फाई इक्वल टू, मैंने कहा था ई डॉट क्या होता है बेटा, डी एस होता है, कहा था, ठीक है ना। ये तो स्मॉल हो गया, स्मॉल फ्लक्स हो गया, ठीक है ना। या फिर अगर आप इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म पे रखना चाहते हैं तो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। और मैंने कहा था कि अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। ये तो स्मॉल फ्लक्स निकाला था हमने, ठीक है ना। अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो फिर आप क्या करोगे, फाई होगा टोटल फ्लक्स। और वो क्या होगा भाई, क्योंकि सरफेस के ले कर रहे हैं आप इंटीग्रेशन, तो इस तरीके से सरफेस इंटीग्रेशन बना देंगे और डी फाई कर देंगे। तो यानी कि अब डी फाई की वैल्यू कितनी है आपकी, ई डॉट क्या है, डी एस है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं, ई डी एस क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका क्या, टोटल फ्लक्स। तो देख लो तरीके से, स्मॉल फ्लक्स हो गया डी फाई, और टोटल फ्लक्स के लिए क्या कर देंगे हम, इस फ्लक्स को सरफेस के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा था कि डबल इंटीग्रेशन के साथ मैंने एस क्यों लिखा है, ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये कुछ अप्रोचेस हैं जो आपको 12th से थोड़ा सा डिफरेंट लगेंगे, हैं वही चीज़ें, बट आपको क्या लगेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेंगी। तो इसको आपने अपने दिमाग के अंदर सेट करके रखना है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका गॉस लॉ, ठीक है ना, या गॉस थ्योरम। देखिए आपको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। तो तरीके से देखना, तो गॉस थ्योरम क्या कहते हैं कि मान लो हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। ये क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन एकदम बंद है, ठीक है ना, क्लोज है ये सरफेस, ठीक है। अब क्लोज सरफेस कैसे होगा, मैं एक पेन सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ। जैसे कोई एक क्लोज सरफेस है हमारे पास, ये कोई एक क्लोज सरफेस है, बंद सरफेस है, ये कैसा भी हो सकता है, ये कुछ इस शेप का भी हो सकता है, ये कुछ इस शेप का भी आपका हो सकता है, ठीक है ना। आपके समझ में आई होप कि ये बातें आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शायद ही पेज चेंज जैसा हो रहा है, ठीक है ना, अब ठीक आया है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए, अब ये सरफेस इस तरीके से हो सकते हैं। देखिए आपको सामने मैंने यहाँ पे सरफेस बनाए हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था तो चलो मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे देखो ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस कैसे भी हो सकते हैं, बट क्या होंगे, वो एकदम क्लोज दिखेंगे आपको। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने स्पेयर बनाया है, या मैंने एक क्या कहते हैं स्क्वायर बनाया है, तो देखिए ये आपकी क्लोज सरफेस है, ठीक है ना। आई बात समझे। जैसे मान लो मैंने कोई एक लाइन बना दी तो ये क्लोज सरफेस नहीं है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो क्लोज सरफेस जैसे मैंने बनाई, तो अब ये क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू को बताता है। क्या कहा मैंने, गॉस लॉ किसी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू को बताता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। या मैं ये कह सकता हूँ कि किसी क्लोज सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स है, ये कौन बताता है, गॉस लॉ बताता है। जैसे मैंने क्या कहा, चलो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, गॉसेस लॉ मैंने लिखा। गॉसेस लॉ क्या है, किसके बारे में बताता है, टेल्स अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इसके बारे में बताता है। आई बात समझ में। अब मान लो कोई एक मेरे पास क्लोज सरफेस है, ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है ना। अब इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, अब कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो कौन बताती हैं, मैंने कल ही आपको बताया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। अब इस सरफेस से कितनी, ठीक है ना, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है ना, ये कौन बताएगा, गॉस लॉ। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि जो आपके पास सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए।
तो गॉस लॉ ये कहता है कि जो फ्लक्स पास होता है किसी भी सरफेस से, ठीक है ना, क्लोज सरफेस से, वो किसके बराबर होता है, क्यू इनसाइड अ क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही होगी बातें आप लोगों की, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है ना, इस बात पे आपका फ्लक्स डिपेंड करेगा। आई बात समझे, बाहर इस सरफेस के कितना चार्ज है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि गॉस लॉ में क्या है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है बातें। अच्छा देखो, अब उसके बाद देखो फाई की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, ई डॉट क्या होती है, डी एस होती है ना। एस डी एस क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। ये एरिया नहीं है, ये क्या है, एरिया वेक्टर है। क्या है, ये एरिया वेक्टर है। पिछली वीडियो मैंने मैं आपको बताया। तो अगर मैं इसको रखूँ, ठीक है ना, अगर इस वैल्यू को मैं अगर यहाँ पर रखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इनसाइड। आप खाली क्यू भी लिख सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि जो हम चार्ज ले रहे हो अंदर ले रहे हैं किसी भी क्लोज सरफेस के, ये भी लिख सकते हो आप। आई बात समझ में, मतलब आप बहुत तरीके से लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू क्या, क्यू इनसाइड अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करके भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो अच्छा, अब अगर मान लो आपको ये तो आपका आ गया क्या, अगर मान लो देखो मैंने आपसे क्या कहा कि ये डी फाई की वैल्यू होगी, फिर क्यों, क्योंकि स्मॉल सरफेस के लिए फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर मान लो मैंने कह दिया आपको कि टोटल फ्लक्स अगर मैं निकालो कहूँगा, तो देखो क्लियर है, डी फाई की जगह क्या लिखोगे आप, फाई लिखोगे। और ये फाई कहाँ से आया होगा भाई, इस डी फाई का सरफेस के अबाउट क्या किया होगा आपने, इंटीग्रेशन किया होगा। कहाँ टफ है भाई, फॉर्मूला तो वही लगाना है आपको, ठीक है ना, फॉर्मूला तो वही लगाना है, ठीक है ना। टोटल फ्लक्स ऐसे निकालना है, देखो ये टोटल फ्लक्स ऐसे निकालना है। क्लियर है बात है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वही क्या होगा फिर, क्यू इनसाइड अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये ऐसे करके टोटल फ्लक्स निकालेंगे। और अगर कहीं पर ऐसा लिख दिया कि टोटल फ्लक्स, ठीक है ना, इनक्लोज्ड इन क्लोज्ड सरफेस, यानी क्लोज सरफेस के लिए अगर आपको निकालना है तो आप सरफेस इंटीग्रेशन ले लो। बात तो वही, अरे भाई फाई इक्वल टू वही तो कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी सरफेस के रेस्पेक्ट में। ये चीज़ें तो थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपको पढ़नी है बीएससी में, अदरवाइज आपको मार्क्स मिलेंगे बट उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एटलीस्ट ही विल चेक योर माइंड ना, दैट मीन्स यू आर कैपेबल ऑफ बीएससी और नॉट, क्लियर और नॉट। तो देखो अब यहाँ पर क्या करना है, अगर क्लोज सरफेस के लिए तो बस यहाँ पर क्या कर देना है, आपने एक गोल सा साइन लगा देना है। देखो मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको। देखो आपने कैसा बनाना है, देखो ये क्लोज सरफेस के लिए आपने क्लोज सरफेस लिख देना है और यहाँ पे एस लिख देना है, ठीक है ना। और टोटल के लिए क्या, ये इंटीग्रेशन लगाया और क्लोज सरफेस बनाया आपने और डी फाई लिख दिया। अब बस हो गया, बन गया आपका। अब वही चीज़ें आपको लिख देनी है यहाँ पे, एस ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्या, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस सिंबल थोड़े से देख लेने हैं आपने, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्लोज सरफेस के लिए हम ये साइन यूज करेंगे। आई बात समझ में। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको समझनी है। तो ये क्लास 12 की तरह है। बस हम पहले क्या करते थे, क्लास 12 में सिंपल तरीके से हम लिख देते थे कि ई डॉट डी एस लिख देते थे। अब यार यहाँ पे हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यार अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन तो करना किसका है, आपने सरफेस का करना है, ठीक है ना। 12th में अगर हमको क्लोज सरफेस बनाना होता था तो हम ऐसा लिख देते थे। क्लियर है बात है। बट इस बार हमको क्या करना है कि भाई डबल इंटीग्रेशन करके टाइप का दिखा देना है, ठीक है ना। बस अप्रोच आपकी डिफरेंट हो जाएगी, बाकी तो कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, डेरिवेशन वैसे ही रहेंगे। बस थोड़े से आपको अपनी अप्रोच को करेक्ट करके चलना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है, आप तरीके से देखिए, ठीक है ना। इस चीज़ को यहाँ पर लिखा भी है। अब जो चीज़ें मैंने आपको समझाई तो थोड़ा फास्ट चलेंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट स्टेट्स that the total flux through a closed surface enclosing a charge is equal to 1 upon epsilon naught times the magnitude of the charge enclosed। यानी कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई फाई इक्वल टू, देखो सरफेस क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि चार्ज क्या कर रहा है, इनक्लोज्ड की बात कर रहा है। तो हमने कैसा इंटीग्रेशन बना दिया है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बना दिया। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये होता है आपका क्या, गॉस थ्योरम। अब इस गॉस थ्योरम का प्रूफ देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गॉस थ्योरम से कुछ भी क्वेश्चन आपका हर टाइप में आएगा। शॉर्ट आंसर में भी एक क्वेश्चन गॉस से आएगा,
लॉन्ग आंसर में भी ये क्वेश्चन गॉस से आएगा और वेरी लॉन्ग में भी आपका पूछा जाएगा, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपके गॉस लॉ से पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो इसका जो प्रूफ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कैसे बनाना है। तो देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, करना क्या है, बहुत ही आसान है। देखो आपके पास क्या है, एक क्लोज सरफेस है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये क्या है, एक क्लोज सरफेस बना रखा है। देखो कि ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में यहाँ पर एक छोटा सा क्या ले लिया है, एरिया ले लिया है, छोटा सा क्या ले लिया है, एरिया ले लिया है, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब ये जो क्यू चार्ज है, जो ये क्यू चार्ज है, अब देखो क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज ही होगा, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की ओर को जा रही है बेटा, बाहर की ओर को जा रही है। और सरफेस एरिया देखो, सरफेस जो एरिया वेक्टर है आपका ds वेक्टर है, ये ई के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा का बना रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, अब तुम देखो, अब तुम यहाँ पर ध्यान दो, ये छोटा सा जो हमने एरिया लिया है यहाँ पर, तरीके से चेक करना मेरी बात को, जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, जो हमने ds यहाँ पर लिया हुआ है, ds जो वेक्टर लिया है, अब देखो ये क्यू पॉइंट पे क्या एंगल बनाएगा बेटा, डी पाई बनाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक है ना। आई बात समझे, डी पाई एंगल बनाएगा, और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सॉलिड एंगल कहते हैं। हो सकता है पेन से आपको दिख नहीं रहा हो, मैं दूसरा पेन यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो मैंने क्या कहा था अभी आपको इनिशियली कि ds पॉइंट क्यू पर जो एंगल बनाता है उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। देखो सॉलिड एंगल की बात हमारी यहाँ पर करनी जरूरी है। तो देखिए ये अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, देखो ये कह रहा है कि कंसिडर अ क्लोज सरफेस एस इंक्लोजिंग अ चार्ज क्यू, यानी कि देखो इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है आपका, क्यू है। क्यू इनसाइड देखो कितना है बेटा, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना दिख रहा है आपको, क्यू दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। तो यही चीज़ लिख दिया है कि कंसिडर अ क्लोज सरफेस एस इंक्लोजिंग चार्ज क्यू। अब ये कह रहा है कि लेट ds इज द एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ s एट द डिस्टेंस r फ्रॉम चार्ज q, ठीक है ना। ये ds छोटा सा एक हमने एक एरिया लिया है जो क्या कहते हैं r डिस्टेंस पे है, किस पॉइंट से, q पॉइंट से क्या है, r डिस्टेंस पे है। देखो r डिस्टेंस पे है, क्लियर है बात है। अब क्या करना है, देखो अब लेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका E है एट द एरिया एलिमेंट ड्यू टू चार्ज q, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड ds एज गिवन। देखो यहाँ पर दे रखा है, देखो ये थीटा एंगल E और ds के बीच में है, और ये डी पाई एंगल क्या है, सॉलिड एंगल है, जो ये सरफेस इस पॉइंट क्यू पर क्या कर रहा है, बना रहा है, क्लियर है बात है। तो अब देखो, अब तो है तो वही चीज़, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंट बाई डी फाई, स्मॉल इलेक्ट्रिक आपको अलग फ्लक्स निकालना है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ई डॉट क्या होता है, ds होता है। अब अगर सरफेस के लिए निकालना है तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सरफेस के लिए निकालना है तो सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। अब क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए है तो सरफेस इंटीग्रेशन के साथ हम क्या बना देंगे, एक क्लोज साइन भी बना देंगे इसके, तो यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन हो गया, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं आप इसको। दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर भी हमने लगा दिया। अब देखो ई डॉट ds का मतलब क्या हो गया, ई ds कॉस थीटा हो गया, हुआ या नहीं हुआ। अब बेटा एक बार बताओ, क्या मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी, ई की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या होती है, आर स्क्वायर होती है, ठीक है ना, ये होती है। तो इस ई की वैल्यू को हम याद कर लेंगे कि क्या है करके, ठीक है ना, और इस ई की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1.11 पे रख देंगे, ठीक है ना। अब हमने ये रख दिया तो कितना हो जाएगा, देखो फाई इक्वल टू, ठीक है ना, फाई इक्वल टू, देखो ठीक है, अब फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस ई की जगह हमने वैल्यू रख दी क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये रख दी हमने। अच्छा अब दूसरी बात देखो, अब इस ds कॉस थीटा को देखो, आप तरीके से देखना, इस ds कॉस थीटा को देखो, अब ध्यान से देखना हमने क्या किया, देखो यहाँ पर क्या था हमारे पास, क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ई ds कॉस थीटा था, ठीक है ना। अब मैंने क्या लिख दिया इसको, ई की जगह मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। अच्छा और साथ साथ ही क्या बच गया मेरे पास, अब ds कॉस थीटा बच गया, हाँ है ना। अब मैंने क्या किया, देखो अब तरीके से देखना, अब देखो क्यू चार्ज तो फिक्स होगा, क्यों तो कुछ तो चार्ज होगा ही ना, ठीक है ना, और हमने माना है कि जो चार्ज है वो क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, और ये क्या बच गया मेरा, ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और आपको ये मैंने बताया कि ये वैल्यू किसकी है भाई, सॉलिड एंगल की है या नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, डी पाई लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, डी पाई लिख दूंगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि डी पाई इक्वल टू ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज द सॉलिड एंगल मेड बाय द एरिया एलिमेंट ds ऑन चार्ज q, ठीक है ना।
तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है मेरे को, अब देखो ये चीज़ें आ गई मेरे पास। अब देखो, अब क्योंकि देखो अब टोटल सॉलिड एंगल मेड बाय एनी क्लोज सरफेस, क्योंकि सरफेस तो क्लोज है आपका, तो टोटल एंगल कितना बनाएगा भाई, वो 4 पाई बनाएगा। याद है मैंने आपको बताया था कि टोटल एंगल जो हमारा बन रहा था ds, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डी पाई जो बन रहा था हमारा, डी पाई जो बन रहा था वो क्या बन रहा था, 4 पाई बना था। अगर आपको याद है, देखो ये चीज़ तो आई है ना यहाँ पर, तरीके से देखो ये तो इसकी जगह टोटल अगर हम निकालेंगे तो इसकी जगह कितना लिख देंगे हम, 4 पाई। अभी इनिशियली सबसे पहले वो वहीं से बात की है मैंने सॉलिड एंगल से, तो अब मैं क्या करूँगा, उसकी वैल्यू कितना रख दूंगा, 4 पाई रख दूंगा यहाँ पे। और अब गॉस लॉ हमको पता है, देखो कैसे निकाला हमने, 4 पाई से क्या निकल गया, 4 पाई, तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू अपॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। आई बात समझ में। तो ये गॉस लॉ का क्या हो गया, आपका डेरिवेशन हो गया, गॉस लॉ यहाँ पे प्रूफ हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब ये आपका गॉस लॉ आ गया, ये 1.13 ये गॉस लॉ आ गई आपकी। अब अगर याद है आपको, मैंने परसों आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ाई थी डी, ठीक है ना, परसों पढ़ा रखी है, आप लोग चेक कर लेना। अब हमने क्या किया, यहाँ से देखो, अब तरीके से देखना, अब इसको किस तरीके से करेंगे। अब हम देखो, अब हमारे पास क्या आ गया, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, क्यू आ गया, क्यू अपॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, देखो आप तरीके से, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आया, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस इक्वल टू कितना आ गया, क्यू। और परसों ही हमने पढ़ा है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू ई क्या होता है, डी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो ये कितना आ गया, डी, ठीक है ना, डॉट डी एस इक्वल टू क्या आ गया, क्यू आ गया, वेयर डी इज द फ्लक्स डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने क्वेश्चन भी बीएससी के सेमेस्टर में पूछा गया है कि गॉस लॉ, ठीक है ना, मैं आपको इंक्लूड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। वो कहेगा कि व्हाट इज अ गॉस थ्योरम, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो देखिए कैसे करके निकाला है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। आपको मैंने परसों पढ़ाया भी था कि एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू क्या होती है, आपकी डी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात तो गॉस लॉ तो समझ में आ ही गया होगा, क्लियर है बात। अब देखो, अब ये कहता है कि व्हेन डू वी अप्लाई गॉस लॉ, कि हमको गॉस लॉ कब अप्लाई करना चाहिए, हमको गॉस लॉ कब अप्लाई करना है, तो इसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। आई बात समझ में। देखो, अब देखो गॉस लॉ को कब अप्लाई करना है हमने, जब हमारा जो सरफेस है वो क्या है, स्पेरिकल है। जब कैसा है वो, सॉरी स्पेरिकल नहीं, जब वो क्या है, क्लोज्ड सरफेस है आपका। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो, अब हमने गॉस लॉ के लिए हमको क्या बातें पता होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो मैं बस आपको समझाने जा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि देखो, 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर अप्लाइंग गॉसेस लॉ, कि मतलब गॉस लॉ आप कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका, देखो जो मैंने अभी आपको बताया है कि जब आपका चार्ज, आपके पास क्या हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो और सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस हो, तभी जाके आप गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में। और ये सिमेट्री कितने टाइप की होती है, स्पेरिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री और प्लेन सिमेट्री। एकदम हम सारी बातें पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन में। मैं थोड़ा सा पहले आपको कुछ बातें समझाता हूँ, ठीक है। देखिए गॉस लॉ का यूज हम क्यों करते हैं, वाई डू वी यूज़ द गॉस लॉ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, या व्हेन डू वी यूज गॉस लॉ, व्हेन डू वी यूज गॉस लॉ। नोट्स भी बनाते रहना, जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लगता है प्लीज़ आप लोग नोट्स भी बनाते रहना। व्हेन डू वी यूज फॉर गॉसेस लॉ, हम गॉस लॉ का यूज कब करते हैं, देखिए कब करते हैं, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जब चार्ज क्या होगा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जब चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तब हमको गॉस लॉ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं या फ्लक्स को भी कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ याद रखना, गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, और फ्लक्स भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अभी तक जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि कोई एक पॉइंट चार्ज क्यों है, ठीक है ना, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, आपने कहा सर बिल्कुल सही बनाए, ये बिल्कुल बनाएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो कोई एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है यहाँ पे, मैंने कहा कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा,
तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, इस क्यू की डिस्टेंस देखते हैं हम कहाँ, पॉइंट पी से, और आपने कहा कि सर ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4πε0 क्यू अपॉन क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर आ जाएगी। ये कहा आपने, मैंने कहा बढ़िया बात है, बिल्कुल सही है, 100%। अब मैंने कहा कि एक काम करते हैं, अब मैंने कहा कि आपसे एक काम करते हैं कि आपके पास एक लाइन है, एक लाइन है, और इस लाइन में क्या है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है। देखो इस लाइन में क्या है, बहुत सारे चार्जेस हैं। मैं डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ एक बार आपके सामने, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपके पास एक लाइन है, आपके पास एक लाइन है, इस तरीके से एक लाइन है। मैंने कहा इस लाइन में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। देखो ये चार्ज है, मैंने कहा इस लाइन चार्ज की वजह से, ठीक है ना, इस लाइन चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना। या मैंने कहा कि आपको मैंने कोई सरफेस दे दिया, इस तरीके से कोई एक सरफेस दे दिया, इस सरफेस में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। मैंने कहा कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे, ठीक है ना, ये पॉइंट पी है आपके पास, कि इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप निकालो। तो यू कांट फाइंड है, ठीक है ना, आप ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, कि आपने फॉर्मूला लगाया कि E = 1/4πε0, ठीक है ना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हर जगह पे आप इस तरीके से फॉर्मूला का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो देखो गॉस लॉ का यूज़ तभी किया जाता है, देखिए जब चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे ये कोई एक लाइन है, अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब तुम खुद ही बताओ भाई, इस क्यू की वैल्यू तो अब देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई भी एक चीज़ बनाता हूँ, जैसे देखो इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कुछ अलग होगी, इसके लिए आर की वैल्यू अलग होगी, और इसके लिए आर की वैल्यू अलग होगी। ये R1 है, तो मान लो ये क्या है, R2 है। तो भाई इस पॉइंट पी पे ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेज हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पॉइंट पी से क्या है, डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि E का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है ना, E = KQ/R²। तो E की वैल्यू तो क्या करती है, R से R पे क्या करती है, डिपेंड करती है ना। आई बात समझ में? तो देखो इसलिए इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। आई बात समझे? व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब चार्ज 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मैंने यहाँ से कह दिया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसी एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन तो ये होता है। अच्छा, दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मान लो चार्ज आपका किसी एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, मान लो मैंने इस तरीके से कोई एक चार्ज बनाया, ये देखो यहाँ पर बहुत सारे चार्जेज आपके क्या हैं, स्टोर है। मान लो देखो ये क्या हो गया आपका, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मान लो इसकी लेंथ कितनी है, L है, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या लेंगे, यहाँ पर मान लो इसका एरिया कितना है आपका, टोटल एरिया क्या है, A है या S है, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है ना। और ऐसे ही एक अगला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर मान लो कोई चार्ज आपका किसी एक स्फीयर में भरा हुआ है, स्फीयर के अंदर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, वॉल्यूम का यूज करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम डेंसिटी का जो यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से दिखाते हैं, ठीक है ना। इसको हम किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ होता है। चार्ज अपॉन क्या होता है, लेंथ, यानी कि लैम्डा = Q/L। और इसकी जो यूनिट आती है क्या आएगी, फिर कूलॉम पर मीटर आएगी। ऐसे ही अगला क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एरिया चार्ज डेंसिटी का हम यूज करते हैं। जिसको हम सिग्मा से दिखाएंगे। और वो क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है। ये चीज़ें फॉर्मूले आप प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है ना। तो इसका यानी कि सिग्मा = क्या आ जाएगा, Q/S हो जाएगा। जहाँ पे S हम एरिया ले रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। वॉल्यूम चार्ज क्या लेंगे, डेंसिटी लेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, V = होगा चार्ज अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यानी कि इसको हम दिखाएंगे, ठीक है ना, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, इसको हम V से नहीं, इसको हम दिखाएंगे रो से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, रो से दिखाएंगे। तो रो = क्या आ जाएगा, Q/V। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कूलॉम पर
क्यूबिक मीटर आ जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो समझ गए आप। तो व्हेन डू वी यूज़ गॉस लॉ? गॉस लॉ का हम यूज कब करते हैं? जब चार्ज क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होता है। उस टाइम पे हम पॉइंट चार्ज की तरह हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। जैसे आई बात समझ में? तो इसलिए हम एक डिफरेंट अप्रोच का यूज करेंगे जो हम एप्लीकेशन में देखेंगे अभी, ठीक है। तो यानी कि हम गॉस लॉ का यूज कब करते हैं? जब चार्ज क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहली बात तो हमको ये पता चल गई, ठीक है ना। आई बात समझे। और जो दूसरा इसने लिखा है, देखो यहाँ पर नोट में भी लिखा है इसने, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। देखो जब क्या है, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना। जब गॉसियन सरफेस क्या है हमारा, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको आपने कैसे समझना है। जैसे मैंने कह दिया कि सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, क्या मतलब है सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस का? देखो जैसे मान लो आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस क्या है, स्फीयर है। आई बात समझे। अब देखो क्या ये आपका सिमेट्रिकल होगा या नहीं होगा। अब देखो इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे हम। देखो अब जैसे मान लो आपका एक क्लोज सरफेस क्या है, क्लोज सरफेस है आपका क्या, स्फेरिकल है। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे आप, देखिए। अब और दूसरी बात ये, जो गॉसियन सरफेस है आपकी वो क्या भी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल भी होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, जो आपको समझना है, ठीक है ना। तो जैसे देखो मान लो आपके पास एक क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। ये आपके पास कैसा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। और इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर जो चार्ज है टोटल आपका क्या है, क्यू है। अब देखो अब आपको एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनानी है। तो तुम खुद बताओ, अगर मान लो मैं क्या करता हूँ कि एक इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं इसके लिए एक स्पेरिकल टाइप की सरफेस बनाऊँ, अगर मान लो मैं इसके लिए एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बनाऊँ, तो क्या ये स्पेरिकल गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होगी या नहीं होगी, ये आपको बताना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस वो सरफेस होती है जहाँ पर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे लिख दूंगा इन सिमेट्रिकल, इन दिस सरफेस, ऐसे करके लिखता हूँ, इन दिस सरफेस एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम एवरीवेयर। ये सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होती है। अब मैंने क्या कहा, मैंने आपसे क्या बात कही, देखो मैंने आपसे कहा कि मान लो आपके पास कोई एक स्पेरिकल सरफेस है, कोई एक स्पेरिकल क्लोज सरफेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक गॉसियन सरफेस बनानी है। इस स्पेरिकल सरफेस के लिए आपको क्या बनानी है, गॉसियन सरफेस बनानी है। तो मैं ये कहूँगा कि यार अगर स्पेरिकल मेरे पास सरफेस है, तो इस स्पेरिकल सरफेस के लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो भी क्या बनेगी, आपकी स्पेरिकल ही बनेगी। वो भी कैसी बनेगी, आपकी स्पेरिकल ही बनेगी। वो भी कैसी बनेगी, आपकी स्पेरिकल टाइप की बनेगी। अब क्यों स्पेरिकल बनेगी, अब देखिए जो मैंने ब्राउन कलर से बना रखी है, ये आप मान के चलो कि ये गॉसियन सरफेस है। अब देखो इसलिए बनेगी क्योंकि इसके सेंटर पे मैंने कहा था कि चार्ज क्यू है। तो देखो अब ये डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी या नहीं होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, आर होगी। अच्छा ये डिस्टेंस भी आर होगी। यहाँ से मतलब सेंटर से कोई भी डिस्टेंस अगर आप ले लोगे तो क्या रहेगी, आर रहेगी, ठीक है ना। मान लो ये पॉइंट पी ले लिया, क्यू ले लिया और आर ले लिया। तो देखो अब पी पे निकालो, क्यू पे निकालो या आर पे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सेम रहेगा। आप देखो तरीके से देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, पी पर भी सेम है, क्यू पर भी सेम है और आर पे भी सेम है, तो इसका मतलब जो गॉसियन सरफेस आपने ली है वो कैसी है, सिमेट्रिकल है। अब तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा ये क्या सेम है, क्या एक स्पेरिकल सरफेस के लिए स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ही लेनी चाहिए, क्या इस बात सही है, 100% सही है। देखो ई पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है अंदर, क्यू, तो क्यू अपॉन और डिस्टेंस कितनी है इस पी पॉइंट की, आर स्क्वायर। तो सेम यही देखो, यही वैल्यू किस पॉइंट के लिए भी आ रही है आपकी, क्यू के लिए भी आ रही है, और यही वैल्यू किसके लिए भी आ रही है आपकी, आर पॉइंट के लिए भी आ रही है। तो यानी कि पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट, इन तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। इसलिए आपकी जो गॉसियन सरफेस है वो क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी। तो ये याद रखना है कि अगर आपके पास स्पेरिकल सरफेस है कोई, तो स्पेरिकल सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस भी आप कैसी बनाओगे, स्पेरिकल बनाओगे। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है बातें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर को बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए
आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। मैं फिर से कहूँगा कि भाई यहाँ पर भी आपको अपनी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की बनानी पड़ेगी, डिफरेंट टाइप की आपको अप्रोच बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ने हैं। इसमें 3 से 4 मेरे ख्याल से आपकी एप्लीकेशंस हैं जो आपको तरीके से पढ़नी है। तो कल के वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पूरी पढ़ा दूंगा। साथ साथ ही कल का वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी होगा, जहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगा, ठीक है ना। तो कल को मैं इस यूनिट का एक पार्ट आपका कंप्लीट कर दूंगा गॉस लॉ तक, और फिर परसों को मैं आपको पोटेंशियल पढ़ा के 3 से 4 दिन में मैं आपका पहली यूनिट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।